पद पर कार्यरत है और आज तक उन्होंने ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन और फिश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन विषय में पूरे महाराष्ट्र में 40 वर्कशॉप लिए हैं और आगे जाके हमें हमारे साथ भी वो ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन के लिए और एक सेशन जरूर लेंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर और अभी थैंक यू। बिना किसी देरी किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। सेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूँ। जो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, सो आप उससे थोड़ा जनरल आइडिया आपको आ जाएगा। वीडियो मराठी में है तो थोड़ा सा। मैडम आवाज दिख रहा है? इसकी स्क्रीन दिख रही है क्या? वीडियो की? यस। हेलो। वीडियो नहीं दिख रहा है सर अभी तक। आप फिर से स्क्रीन शेयर एंड करके ट्राई करें सर। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है? यस सर, प्लीज प्ले। यस। महाराष्ट्र राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा लाभलेला आहे। उत्तरेकडील झाई ते दक्षिणेकडील तेरेखोल खाडीपर्यंत या किनाऱ्याचा समावेश आहे। निसर्गाच्या कृपेने लाभलेल्या किनारपट्टीचा उपयोग येथील भूमिपुत्रांनी मत्स्योद्योगाच्या रूपात रोजगाराचं साधन म्हणून केला आहे। मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मुंबई यांच्या भक्कम पाठबळाच्या आधारानं मासेमारीच्या साधन सामुग्रीत आमूलाग्र सुधारणा झाल्या आहेत। आज यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून प्रगती साधत महाराष्ट्राच्या मच्छीमारांनी जगात आपली ओळख निर्माण केली आहे। महाराष्ट्राच्या सागरी उत्पादनापैकी जवळपास 30% उत्पन्न हे कमी किमतीच्या मासळीचं आहे। या कमी किमतीच्या मासळीमध्ये राणी मासा, ढोमा मासा, बोंबील मासा, बासा मासा, तिलेपिया इत्यादी माशांचा समावेश होतो। म्हणूनच असे कमी किमतीचे मासे उपयोगात आणून नवीन मूल्यवर्धित पदार्थांचा विकास करणं ही काळाची गरज असून ते कसं साध्य करता येईल या संबंधी मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळानं अनेक उपक्रम राबवले आहेत। मासे विक्रीच्या पुरती आपण मर्यादित न करता त्याच्या व्हॅल्युएशनमध्ये त्याचे जर फिले आपण विकू शकलं तर अधिक योग्य होईल। ते प्रिझर्व करून ठेवता येतात, त्याच्यातून दर कोसळणार नाहीत, भाववाढीचे सुद्धा फायदे त्यांना मिळू शकतील असा प्रयत्न आहे। आणि यामध्येच मग फिलेपासून आपण अन्य पदार्थ जे आहेत, ज्याप्रमाणे आपण बचत गटांची पण मदत घेतलेली आहे की गृहोद्योग रूपामध्ये आपण ह्या गोष्टी करू शकतो। म्हणजे फिलेपासून आपण चकल्या बनवणे आहे, शेव बनवणे आहे, कटलेट बनवणे आहेत, अशा प्रकारची विविध व्यंजनं सुद्धा फिलेपासून बनवून देता येईल। मासळी आणि त्यापासून तयार करण्यात येणारे पदार्थ यामध्ये प्रथिनांचं प्रमाण जास्त असतं। त्यामुळे मासे आणि मासळीपासून बनवले जाणारे रुचकर आणि पौष्टिक पदार्थ खाण्याकडे जागरूक ग्राहकांचा कल वाढलेला दिसून येतो। सध्याची वाढती लोकसंख्या आणि शहरी जनतेची दैनंदिन धावपळ विचारात घेता लोकांमध्ये मानसिक आणि शारीरिक ताणतणावांमुळे हृदयविकारांचं आणि रक्तदाबाचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढतच चाललं आहे। त्यामुळेच इतर प्रथिनयुक्त आहार म्हणजेच मटण, कोंबडी इत्यादीपेक्षा मासळीचे आहारातील महत्त्व लोकांना समजू लागले आहे। त्यामुळेच कमी किमतीचे मासे प्रथिनयुक्त आहाराबरोबर औषधी उपयोग म्हणून ठरत आहेत। आजच्या आरोग्यदक्ष युगात सागरी अन्न हे आरोग्यदायी आणि हृदयरक्षक अन्न आहे। मासा हे मानवाच्या दृष्टीनं पौष्टिक अन्न आहे। यातील प्रथिनं शरीराला पोषक आहेत। कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि लोह यासारखी जैव मूल्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असणारी खनिजेही थोड्या प्रमाणात माशांपासून मिळतात। मासळीत काही महत्त्वाची जीवनसत्वेही असतात। कॉड,
हॅलिबट, मुशी या माशांच्या यकृतापासून अ आणि ड जीवनसत्वयुक्त औषधी तेल निघतं, तर आतड्यांपासून ब जीवनसत्व मिळू शकतं. मुश्यांच्या परांपासून सार म्हणजेच सूप तयार करतात. मासे पचनास हलके असतात. त्यांच्या चरबीपासून रक्तवाहिन्यातील कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही आणि आहारात त्यांचा समावेश केल्यानं रक्तदाब कमी होतो. काही माशांच्या शरीरातील वाताशयांचा विविध कामांसाठी उपयोग केला जातो. पाळीव जनावरांच्या आहारासाठी मत्स्य पीठ व झाडांसाठी उत्तम खतही मासळीपासून मिळतं. सध्या विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बाजारात उपलब्ध आहेत. हे पदार्थ रुचकर आणि टिकाऊ असल्यामुळे त्यांना प्रचंड मागणी असते. परंतु सर्वच पदार्थ पौष्टिक असतात असं नाही. अशा वेळेस मासळीपासून विविध पदार्थांची, उदाहरणार्थ मत्स्य चकली, मच्छी वडा, मत्स्य शेव, मत्स्य वेफर्स, माशांचं लोणचं, चटणी इत्यादी निर्मिती करता येते. मूल्यवर्धित मत्स्य पदार्थ निर्मिती ही नवीन संकल्पना आहे. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळानं याबाबत अधिकाधिक शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करून त्याचं प्रशिक्षण देण्याच्या योजना अंमलात आणल्या आहेत. जे आपल्या मत्स्य विभाग आहे, या विभागाच्या माध्यमातून आमच्या महिला भगिनी असतील, आमचे युवक असतील, बेरोजगार असतील, यांना निश्चित प्रकारे कुठेतरी एक रोजगार निर्मितीचं काम मिळालं पाहिजे. एक चांगलं काम या माध्यमातून, या विभागाच्या माध्यमातून झालं पाहिजे. ग्रामीण भागातल्या निश्चित प्रकारे आमच्या महिला भगिनींना यातून निश्चित प्रकारे मदत आणि सहकार्य झालं पाहिजे. विविध मूल्यवर्धित मत्स्य पदार्थ निर्माण करण्याचं प्रशिक्षण विविध यंत्रणांमार्फत महिला बचत गट, मच्छीमार बांधव, बेरोजगार तरुण युवकांना दिल्यास स्वयंरोजगाराचे नवीन दालन उपलब्ध होऊ शकते. हा व्यवसाय विशेषतः महिलांना करण्यासाठी सोयीस्कर आहे. अल्प बचत गटाद्वारे विविध मत्स्य पदार्थ तयार करून बाजारात विक्री करता येते. युवकांसाठी सुद्धा हा व्यवसाय हॉटेलच्या स्वरूपात करता येतो. जास्त काळ टिकणारे मत्स्य पदार्थ, उदाहरणार्थ चटणी, वेफर्स, लोणचे इत्यादी तयार करून विक्री करता येते. काही दिवसात आपण बघणार की प्रत्येकाकडे हातामध्ये स्वतःचं काम असणार, आपले हक्काचे पैसे असणार आणि आपला जे लक्ष जेव्हा कुठल्या तरी डेव्हलपमेंटला असतोय आणि लोकांची साथ असतं, तर 100% त्यामध्ये यश भेटेल. मत्स्य व्यवसाय करताना विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्यास प्रचंड वाव आहे, परंतु त्यासाठी तांत्रिक माहिती असणं आवश्यक आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मुंबई यांच्या वतीनं या विषयांमधील प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे तांत्रिक माहिती प्राप्त करणं शक्य आहे. असं केल्यास तुमचा व्यवसाय सुरू करताना तुम्हाला कसलीही अडचण न येता सोयीस्कर ठरेल आणि तोटा टाळता येईल. मत्स्य व्यवसायाच्या या विकास यात्रेद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकरी, युवक व महिलांना स्वयंरोजगार प्राप्त होईल आणि आर्थिक स्थिती व जीवनमान देखील उंचावेल. मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? सर हेलो? नहीं दिख रही है. हाँ दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा. ओके. सो मेरा नाम निखिल नागोडकर है. मैं तारापुर वाला एक्वेरियम में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में काम करता हूँ. आज हम देख रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फिश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स कैसे हो सकता है और आप वेस्ट से गोल्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आप आज बात करने वाले हैं. तो प्रथमतः जो आप अभी वीडियो आपने देखा, तो उससे आपको समझ में आया होगा कि अभी ये कौन से स्तर पे भी काम चल रहा है डिपार्टमेंट का भी, और अभी जो आए दिन जो प्रोडक्शन का जो डेटा आप देख रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन के हिसाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से जो डिमांड है वो भी उसी तरह से बढ़ रही है. तो उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए और जो फिश फार्मर्स है या वेंडर्स है, उसका इनकम कैसे डबल किया जाए, वो वेस्ट से कैसे इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, या जो फिश मटेरियल है
वो अभी एक दिन अगर आप सुबह में फिशिंग किया और उसके बाद में आप बेचने चले गए, तो फिर आपको वहां पे उतना जो पर केजी जितना आपको उसका इनकम मिलेगा, उससे ज्यादा उसको इनकम कैसे हम ले सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो बात अब करने वाले वो फिश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हम फिश क्यों खाए और उसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी क्या है या न्यूट्रिशनल उसका बेनिफिट क्या है। तो पहली बात तो अब देख रहे हो कि फिश का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हाई प्रोटीन है और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें आप दे सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, आयोडीन है, जो कि हमें बॉडी के लिए इसेंशियल है। उसी हिसाब से हम अगर देखा जाए तो हमें फिश का कंजम्पशन है जो वीकली, बाई वीकली और एक में या एक हफ्ता में 2 बार करना चाहिए। उससे हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो मिल सकती है। उसमें जो लोअर वो कंजम्पशन करने से या फिश कंजम्पशन से हमें लो हार्ट अटैक डिसीज है या स्ट्रोक का डिसीज है वो कम होता है। अभी वो कैसे कम होता है, तो फिश में पूफा है यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे जो ज्यादातर चर्बी है वो हमारे वेंस में है, वो निकालने के लिए और उस जो ब्लॉकेज है वो निकालने के लिए ज्यादातर उपयोग में होती है। तो वो कंटेंट है वो फिश में ज्यादातर पाया जाता है। इसके हिसाब से हम अब बाई वीकली अगर फिश को कंज्यूम करते हैं तो ये रिस्क है वो कम हो सकती है। कंटेंट न्यूट्रिएंट दैट आर क्रूशियल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो बॉडी का विकास करने के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स लगते हैं जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, वो हम फिश से लेते हैं। और जो ये प्रोटीन्स है ये इजीली डाइजेस्टेबल है, उसके कारण जो बॉडी है वो इजीली डाइजेस्ट करती है मटेरियल, और उससे जो डाइजेस्ट करने के बाद में जो ब्लड में हमें न्यूट्रिएंट कंटेंट मिलता है वो इजीली ट्रांसफर होता है। इसके लिए हम क्रूशियल उसको मानते हैं डेवलपमेंट के लिए। बूस्ट ब्रेन हेल्थ। अभी फिश में जो DHA जो हमें ब्रेन के लिए ब्रेन के विकास के लिए जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो हमें फिश में मिलता है। तो वो जो कंटेंट है वो फिश में मिलता है हमें, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के लिए या हेल्थ उसकी मेंटेन करने के लिए उपयोग में आता है। पांचवी सर बात है कि गुड डाइटरी हेलो सोर्स सर, ऑफ विटामिन। सॉरी फॉर इंटरेक्शन। आप सर फिर से स्क्रीन शेयर एंड ऑफ करके शेयर कर सकते हैं क्या? पीपीटी नहीं दिख रही है। एक मिनट, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अभी आ रही है? ओके, यस सर, परफेक्ट, ओके ओके, थैंक shall I यू। start from first या go? नो नो सर, नो नीड, you can Okay, start. okay. So where we are at fifth, a good dietary source of vitamin D. फिश में जो विटामिन डी पाया जाता है वो विटामिन डी हमारे डाइजेशन के लिए और डाइटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विटामिन डी का एक अलग सा महत्व है। तो वो हमें फिश से मिलता है। सिक्स्थ है, में रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में आता है। उसमें क्या होता है कि हम हमारे जो सेल्स है वो ऑटोलाइसिस करते हैं या किल करते हैं। तो वो ज्यादातर हमारे हेल्दी सेल्स भी डिलीट कर देते हैं और खराब जो सेल्स है उसे भी डिलीशन में कर देते हैं। तो वो रिस्क कम करने के लिए और वो डिसीज है वो क्योर करने के लिए हम फिश का कंजम्पशन करें, तो उससे हम ज्यादातर ये इम्यून सिस्टम बूस्ट अप कर सकते हैं हमारी। और ये 7th पार्ट जो है वो डिलीशियस और इजी टू प्रिपेयर है। मछली जो है वो बहुत कम समय में कुक होती है और आप इजी टू सर्व कर सकते हैं। सो इसी रिगार्डिंग हमें फिश जो है वो खाना चाहिए। ओके, तो वैल्यू एडेड हम प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? तो बेसिकली
आइडिया इसके बिहाइंड ये है कि अभी दो बातें हैं उसमें। एक फिश हार्वेस्ट है, जो समुद्र से हम फिश लाते हैं, और जो दूसरा है वो फिश कल्चर है, जो हम प्रैक्टिसिंग करके पॉन्ड में कल्चर करते हैं या डैम में केज कल्चर में कल्चर करते हैं। तो पहला जो है कंसेप्ट है, जो हम फिश मरीन से समुद्र से मछली फिशिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम कमर्शियल फिश को ज्यादा टारगेट करते हैं, यानी पॉम्फ्रेट है, सुरमई है, ऐसे घोड़ फिश है, उसको जो जो ज्यादातर हमें इनकम देते हैं उसको हम टारगेट करते हैं। तो ये टारगेट फिशरी करते समय हमारे जो नेट्स है उसमें ज्यादातर जो टारगेटेड नहीं है, अनटारगेटेड फिश है, वो भी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें कि फिशिंग होने के बाद में उसको डेक में लेने के बाद में हम सॉर्टिंग करते हैं कि हमारा टारगेटेड फिश जो है वो एक बाजू में लेके उसको फिश हाउल में लेते हैं, और जो अनटारगेटेड है वो लो कॉस्ट में है, जैसे उसमें हम क्रोकर बोला जाए, क्रोकर है, राणा फिश है, तो वो क्या करते हो हम बाहर निकाल के उसको, वो ज्यादातर उसका जो वैल्यू है वो कम है, वो ज्यादा खाते नहीं है, तो उसको हम फेंक देते हैं या फिश के फीड के लिए हम यूज करते हैं। तो वो फिश का जो मटेरियल है या फिश का जो पॉपुलेशन हमें मिला है सैंपल की तरह तौर से, तो वो हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उसमें है, जो प्रोटीन प्रॉपर्टी है, जो फिश के जो मेन प्रॉपर्टी है वो उनमें भी है जो अनटारगेटेड है, और जो हमने टारगेट किए कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस है उसमें भी वही प्रॉपर्टी है। पर अगर हमने वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश स्पेसीज हमने इसमें प्रोडक्ट प्रिपरेशन में लिया तो हाई कॉस्ट हो जाएगा। तो उसको हमें रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट करना है, तो हमें जो अनटारगेटेड फिश है, बाय कैच हम उसको बोलते हैं, वो बाय कैच फिश है, जैसे कि उसमें राणा आता है, डोमा आता है, रिबन फिश आता है, तो उसका हम फ्लैश निकालते हैं डीबोनिंग से, यानी उसमें क्या निकलता है, हमें बोन्स निकलता है, स्किन निकलता है, अनवांटेड पार्ट्स रहते हैं जैसे गट पार्ट है, वो निकल जाता है, और उसका जो फिश का फ्लैश है वो निकाल के हम उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। और जो पॉन्ड में है, इनलैंड वाटर बॉडी में है, उससे अभी क्या हो रहा है कि कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है या डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है। तो ओवर प्रोडक्शन का जो ये है वो अगर हमने हार्व किया या पानी से बाहर निकाल दिया तो वो डिग्रेडेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिश इज वेरी पेरिशेबल कमोडिटी है वो, तो वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसका हम फिले निकालते हैं। जैसे फिले निकाल दिया ना, तो उसको हम अगर -140 डिग्री में उसको प्रिजर्व कर दिया तो वो 6 महीना 1 साल तक अच्छे से चल जाता है, तो वो भी हम बेच सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अगर कुछ करना है तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर सकते हैं। तो हमने लार्ज स्केल पे ये करना स्टार्ट किया, तो उससे अच्छा ये सामने आया कि इसका जो इकोनॉमिक्स है वो हाई वैल्यू फिश से भी ज्यादा हमें यहाँ पे प्रोडक्शन दे रहा है, और यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मनी हाउल कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स का बिहाइंड क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फिश है, रिच सोर्स और इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, तो हमें वो डायरेक्टली मिल जाएगा। लाल पॉपुलेशन के टोटल लैंड का जो है वो अनयूज रहता है, और नीड जो है ना यूटिलाइजेशन वो ह्यूमन की तरफ से ज्यादा होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। वो साइलेंट फ्यूचर क्या है इसके, तो ये टेक्नोलॉजी जो है हम वैल्यू एडिशन कर रही है, वो लो कॉस्ट फिश के हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसके लिए ये इजी टू मैन्युफैक्चर है, और ये कोई भी कर सकता है लो इन्वेस्टमेंट में। तो उसको वो फिशर वुमेन्स है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वुमेन्स के, या अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो भी कर सकते हैं। ये लो कॉस्ट और लो टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जो टेक्निक जो है वो भी लो रिस्क का है, तो लो स्मॉल स्केल में भी ये प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ज्यादातर फोकस वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे है, तो वो उनका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट जानती है। इसी हिसाब से वैल्यू एडिशन का प्रोडक्ट्स है वो टेक्नोलॉजी वो ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं। जो वेरियस फिश प्रोडक्ट्स है डेवलपमेंट है वो गुड एक्सेप्टेबिलिटी है उसका, इसके लिए पॉपुलेशन में पीपल्स में वो ज्यादा प्रोपोगंडा में है, या वो एक्सेप्टेबिलिटी उसका ज्यादा है। तो ये सब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट डेवलप करने के पीछे एक ऐसा ये है कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हो इजीली एक्सेप्टेबल हो, और वो रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम खाते हो।
जैसे कि अभी पिकल है, जो अभी कुछ खाने को नहीं रहा तो राइस के साथ हम पिकल भी खाते हैं, या चपाती के साथ में पिकल खाते हैं, तो फिश का या प्रॉन का पिकल हो सकता है। ये लो कॉस्ट जो प्रॉन्स रहते हैं उनके उनसे हम निकाल सकते हैं। और दूसरा है चकली जो है, वो रेगुलर हम स्नैक्स में खाते हैं, तो वो हम फिश के बॉडी मीन्स मांस जो है वो सुरमी है, यानी हम जो मिन्स मीट है उनसे हम इनकॉर्पोरेट करके कर सकते हैं। जैसे कि ये फिश सेव है, फिश का कटलेट है, फिश का वड़ा है, ये हम कर सकते हैं। अब ये करने के बिहाइंड और एक प्रावधान ये है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का इंटेक है वो बढ़ा सकते हैं। कि ज्यादातर अभी बच्चे लोग रहते हैं, उनको फिश खाना कभी कभी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो स्मेल आता है, वो खा नहीं पाते हैं, काटा रहता है। तो उसका फिश का मीट निकल के हमने अगर ये प्रोडक्ट दे दिए तो फिश भी खाया जैसा हो सकता है, और दूसरी बात उसका जो प्रोटीन का या उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी हमें उनका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये रेगुलर आइटम्स है जो बच्चे लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं खाने के लिए। रादर चपाती और वो फिश फ्राई रहेगा और फिश करी रहेगा तो वो खा नहीं सकते, वो खाते नहीं है। तो ये अगर अल्टरनेटिव दे दिया तो उनमें हम ये प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं उनके डायटरी में। तो हम ये बता रहे हैं कि इसमें हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रेसिपी हम बताए। अभी फिश पिकल जो बना रहे हैं या प्रॉन पिकल बनाए, उसके लिए ये मटेरियल जैसे पील्ड डिवेंट प्रॉन है वो 1 kg लिया है, मस्टर्ड सीड्स है वो 4 ग्राम से, फेनुग्रीक है जैसे हम उसको बोलते हैं मेथी बोलते हैं, तो मेथी 4 ग्राम लिया है, गार्लिक लिया है 100 ग्राम लिया है, जिंजर लिया है 25 ग्राम, रेड चिली है 30 ग्राम, ग्रीन चिली है 30 ग्राम, रेड चिली है 30 ग्राम, टर्मरिक पाउडर है। यानी ये अगर आप देख लेंगे तो ये सब हमारे घर पे मिलता है, घर में अवेलेबल रहता है। तो ये इनका सब हम यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। अगर हमें पिकल बनाना है तो पिकल बनाते समय हम पहले क्या करते हैं, पील्ड और डिवेंट यानी क्या है, जो हम प्रॉन लेते हैं उसका अंदर का जो धागा रहता है यानी उसका गट पार्ट है वो निकाल के उसको डिवेंट कर देते हैं, और उसका ऊपर का जो छिलका है वो निकाल देते हैं, उसको पील्ड और डिवेंट कहते हैं। उसमें हमें क्या करना है, 50% सॉल्ट यानी 35 ग्राम सॉल्ट लेना है, और उसको अच्छे से लगा के टॉस करके उसको अंदर 30 मिनट्स के लिए रखना है। यानी वो मैरिनेट करना है, उसमें से ज्यादातर पानी है वो निकाल देना है। अगर ज्यादा पानी अंदर रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो पिकल है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो गार्लिक है, जिंजर है और ग्रीन चिली है उसका पेस्ट बना के लेना है, एकदम बारीक पेस्ट बना के लेना, मिक्सर में से निकाल के पेस्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और आगे में क्या करना है, रेड चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, मस्टर्ड सीड है, वो हमें क्या करना है, ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पेस्ट बना देना है। ये 2 पेस्ट होने के बाद में हमें फ्राइंग पैन में प्रॉन लेना है, और जो हमने ऑयल लिया है उसका 50% ऑयल यानी 125 ml ऑयल पैन में लेके उसमें प्रॉन डालना है, और उसको अच्छे से टॉस करके लेना है। ये पूरा कुक हो जाएगा, एक 6 to 7 मिनट का प्रोसेस है, उसमें वो कुक हो जाता है। अभी हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ तक खत्म होता है कि ये प्रिपरेटरी प्रोसेस होता है। अभी क्या करना है हमें, तो पैन में जो रिमेनिंग ऑयल है वो डाल के चॉप जो मस्टर्ड सीड है वो डालना है। उसके बाद में फेनुग्रीक डालना है। फिर उसके बाद में 2 या 3 मिनट के लिए हॉट ऑयल में हमें उसको फ्राई करना है। उसके बाद में गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है और जो ग्रीन चिली पेस्ट है उसको ऐड करना है। 5 मिनट्स के बाद में उसमें क्रिस्पी और स्पाइसी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वो हो जाने के बाद में उसको शुगर ऐड करना है। शुगर ऐड करने के बाद में लो फ्लेम पे हमने थोड़ा थोड़ा उसको स्टेयर करके रहना है। उसमें देखना ये है कि जो मसाले है वो कभी कहीं उस पर चिपक ना जाए या पैन के ऊपर वो आ ना जाए, वो खराब ना हो जाए वो रेसिपी। उसके लिए हमें कंटिन्यूसली उसको स्टेयर करना है, और वो स्टेयर करने के बाद में एक 2 या 3 मिनट के बाद में उसको फ्लेम बंद करके रखना है, यानी वो कूलिंग डाउन करना है। एक बार वो कूल डाउन हो गया कि उसमें विनेगर डालना है। विनेगर और बेंजोइक एसिड है वो 0.02% में डालना है, और वो अच्छे से मिक्स करके ये कांच के बर्तन है उसमें रखना है। अगर ये कांच के बर्तन में रख दिया तो 5 से
6 मंथ के लिए वो यहाँ पे प्रिजर्व रख सकते हैं। और हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, यानी कि क्या होगा, जो मटेरियल वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इधर तक सबको क्लियर है? कोई एक बताएगा? यस सर, ओके सर, क्लियर है। ओके, हम आगे जाते हैं फिश चकली पे। फिश चकली एकदम सिंपल प्रोसेस है। जैसे ऊपर में बताया गया है मटेरियल्स में हमने फिश फ्लेश लिया है 400 ग्राम, राइस फ्लोर लिया है 300 ग्राम, ग्राम फ्लोर यानी बेसन हम बोलते हैं उसको 100 ग्राम लिया है, गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडा हम बोलते हैं खाने का सोडा वो लिया है, सॉल्ट लिया है और ऑयल लिया है। अभी चकली बनाते समय हमें क्या करना है, पहले जो फिश है वो फिले है वो 400 ग्राम हमने लिया है, उसको हमने स्टीम के ऊपर रख के उसको पका लेना है पहले, यानी उसमें क्या हो जाएगा, वो फिश का फ्लेश है वो पूरा पक जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसमें राइस फ्लोर डालना है, ग्राम फ्लोर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, सोडा, ये सब डाल के पूरा डो बना के लेना है, मिक्स करना है। उसके बाद में वो ग्राइंडर है वो नीटिंग करके उसका बॉल तैयार करना है, और बॉल होने के बाद में जो फ्राइंग पैन पे हमने चकली का जो शेप बना के उसमें हमें फ्राई करना है। ये सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस में खाली यही देखना है कि जो फिश का जो हमने फ्लेश उसमें नीटिंग करने हैं, यारे जो आटा है वो गूंद रहे हैं हम, वो आटा अच्छे से गूंदना चाहिए। उसमें कभी कभी क्या होता है, फिश का फ्लेश है वो उसके छोटे छोटे दाने रह जाते हैं, वो ऐसा ना हो इसके लिए वो अच्छे से नीटिंग करना है, यानी अच्छे से गूंदना है। और ये एक बार चकली तैयार हो गई तो उसको एयर टाइट कंटेनर में अगर हम रख दे तो ये 3 मंथ तक अच्छे से रह सकती है। अगला प्रोसीजर है फिश सेव का है। फिश सेव का जो मटेरियल है वो सेम एज हमारा जो चकली का है उसका ही सेम प्रोसीजर है। सिर्फ उसमें हमने जो साचा यूज करना है या जो हम चकली का यूज कर रहे थे उससे अलग ये सिर्फ हमें शेव का साचा यूज करना है। बाकी प्रोसीजर सब सेम है, जैसे कि फिश को फ्लेश है वो कुक करना है, कुक करने के बाद में जो मटेरियल है वो उसमें डाल के वो आटा गूंदना है, आटा गूंदने के बाद वो बॉल्स जो होंगे वो शेव की तरह निकाल के फिर उसको हॉट तेल में ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ पे फिश कटलेट्स है। फिश कटलेट्स थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है पर ये इजी टू प्रिपेयर है। तो मटेरियल जो लिखा है यहाँ पे, जो फिश फ्लेश है 500 ग्राम, बॉइल या कुक्ड पोटैटो है, उसके बाद में ऑनियन लेना है, गार्लिक लेना है, जिंजर लेना है, ग्रीन चिली है, गरम मसाला है, टर्मरिक पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, सॉल्ट है, करी लीव्स है, कोरिएंडर है, ब्रेड क्रम है और ऑयल फॉर कटलेट फ्राई। अभी ब्रेड क्रम भी लिया है हमने, बाकी सब मटेरियल लिया है। तो उसको हमें क्या करना है, पहले सेम प्रोसीजर है, पहले हमें फिश का जो मीट है उसको कुक करना है। कुक करने के बाद में हमें वो पोटैटो है वो मैश करके उसके अंदर डालना है। वो फिश का जो फ्लेश है उसके अंदर हमने पोटैटो का मैश किया हुआ मटेरियल है वो उसमें डालने के बाद में जो मटेरियल दिया है वो इकट्ठा डाल के उसको नीटिंग करना है, उसका गोला बना के लेना है। उसके हिसाब से फिर उसमें जो गरम मसाले है वो डालने हैं उसके हिसाब। उसके बाद में हमें जो डिजायर साइज है वो हमें बॉल्स करना है। अभी डिजायर साइज यानी क्या है कि अगर 1 किलो का मटेरियल हम ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 40 तो भी बनते हैं, 40 बॉल्स बनते हैं कटलेट्स के, या कटलेट्स बनते हैं। वो यूनिफॉर्म साइज में रहना चाहिए, उसी हिसाब से आप 40 बना सकते हैं। तो ये कटलेट बनने के बाद में जो कटलेट बने हैं वो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं उसको, या उसको अगर आपको कोटिंग करना है तो उसको क्या करना हमें कि जो एग रहता है, एग का व्हाइट पार्ट है उसको अलग करके अगर उसमें हमने डीप किया, उसके बाद में हम ब्रेड क्रम में उसमें डीप किया तो उसका जो कोटिंग है वो अच्छे से बनता है। और उसके बाद में हम डीप फ्राई करें तो इस तरह से लगता है। वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि उसमें
जो कोटिंग रहता है वो क्रिस्पी कोटिंग रहता है, तो उसका जो टेस्ट है वो ज्यादा से एनहांस होता है। सेम एज फिश वड़ा है। फिश वड़ा के लिए हमने लिया है फिश फ्लेश लिया है 1 kg, बॉइल्ड पोटैटो लिया है 500 ग्राम, ओनियन लिया है, फिर गार्लिक है, जिंजर पेस्ट है, ग्रीन चिली है, गरम मसाला है, टर्मरिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, ग्राम पाउडर यानी बेसन है, कोरिएंडर है, सोडा है, ऑयल है, मस्टर्ड सीड है, और करी लीव्स लिया है हमने। उसमें भी सेम प्रोसीजर है कि पहले हमें फिश का जो फ्लेश है उसको स्टीम करके लेना है, फिर मैश करके पोटैटो लेना है, फिर जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनको हमें पहले सोते करके लेना है, मसाला जो है वो बना के लेना है, फिर मैश पोटैटो में उसको डाल के फिर उसको जो अच्छे से नीट करके लेना है, फिर उसको हमने बॉल्स में कन्वर्ट करना है उसमें डिजायर साइज में। जैसे कि मैं बोला किया कि 1 किलो का मटेरियल रहेगा तो साधारण उसमें 40 बॉल्स बनने चाहिए, उसी हिसाब से हम लेते हैं। फिर उसमें बेसन का जो पाउडर है, बेसन जो है वो बेसन को हमें अच्छे से सीव करके उसमें सॉल्ट, सोडा, टर्मरिक पाउडर डाल के उसका मिक्सचर बनाना है, फिर उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट के लेना है और उसका 3 लेयर का एक मिक्सचर बनाना है। उसमें जैसे हम रेगुलर वड़ा जो बनाते हैं उसमें हम कोटिंग करते हैं वैसे उसी तरह से कोट करके उसको डीप फ्राई करना है। पर इसमें अभी ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं फिश वड़ा, ये ड्यूरेशन के लिए नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम जो अगर उसको फ्राई किया तो उसको हॉट सर्व करना जरूरत है। अगर ये उनको आपको रखना है तो अगर मॉर्निंग के लिए हमने बनाया है तो इवनिंग तक हम उसको रख सकते हैं विदाउट फ्राई, खाली उसको बॉल्स लगा बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद में इवनिंग तक हम उसको कंज्यूम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसमें फाउल स्मेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन है। अभी आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज आप शेयर कीजिए, मैं उनका आंसर देता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ बोलिए। जी जी सर बोलिए। ऑडियो से कनेक्ट हो रहे हैं ये सैद सर। फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में अभी सर तक मेरे तो आए नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ बोलिए। ये कमर्शियल लेवल पर कैसे कर सकते हैं जो वेजिटेबल पर ओके, प्रोडक्शन क्वेश्चन अच्छा है, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये कमर्शियल लेवल पे हो सकता है। उसमें आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, नियर अबाउट 5 to 6 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है उसमें। पर अगर आप ये करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो फिश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कियोस्क है वो जनरेशन के लिए मान्यता है, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में प्रावधान है। तो आप उसमें भाग लेके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके आप उसमें SC ST और वुमन रहेंगे तो उनके लिए 60% सब्सिडी है, और अगर मेल जनरल कैटेगरी में रहेंगे तो फिर उसको 40% का सब्सिडी दिया गया है। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अ, आपको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत प्रकार की चीजों को बनाने का तरीका बताया, और ये तरीके ऐसे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रूप से हम मछली का या जो भी प्रोडक्ट है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन को लेकर मेरा सवाल है कि जैसे
पिकल या चटनी इस तरह की चीजों को हम बनाते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो नॉन कोस्टल एरिया के लोग हैं, जहाँ पे मछली को खाने का मतलब वैरायटी ऑफ फिश खाने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप इनलैंड फिशरी वाले इलाकों को देखें तो वहाँ पर क्या है कि लोग मछली को ज्यादा प्रिजर्व नहीं करते, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया। वो ताजा ताजा खाते हैं, या फिर जैसे जो दूसरे फॉर्म है जैसे सुखा के कंज्यूम करते हैं, तो वो पैटर्न थोड़ा वो प्रैक्टिस थोड़ा कम है, ठीक है। तो जैसे पिकल या चटनी इन सब चीजों के बारे में अक्सर देखा जाता है कि जो इसकी स्मेल है वो जिनको आदत नहीं है वो इसका कंजम्पशन कर नहीं पाते हैं, बेसिकली इससे दूरी बनाते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट में इस गंध को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि ये काफी न्यूट्रिशियस है, और अगर इस प्रिजर्व करके इसको खाया जाए तो हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन की जो समस्या है पूरे देश में, उसको काफी हद तक काबू में लाया जा सकता है। तो इस गंध वाली समस्या से कैसे उबर जाए, इसके बारे में कुछ बात बताएं आप। ओके, सो बेसिकली थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से, मैंने भी जब रिसर्च कर रहा था तब कुछ लोग बोल रहे थे कि जब मैं प्रोडक्ट बना रहा था तब बोल रहे थे कि इसका फिश स्मेल नहीं आ रहा है, ये कैसे हम उस पता चले कि ये फिश का बना हुआ है। तो सम पीपल्स आए कि बोले कि ये जो आपने बनाया है उसका स्मेल ज्यादा है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप बोले कि इनलैंड का जो एरिया है उसमें हम अभी देख रहे हैं कि तिलापिया को डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसको बढ़ावा दे रही है। तो तिलापिया और पंगेशियस जो स्पेसीज है उनका जो फिश फ्लेश है उनको वैसे तो फिश का जो स्मेल जो है वो कम रहता है, क्योंकि वो फिश पार्ट है ना, उसका ऑलरेडी उसका जो फिश का स्मेल जो है फिश स्मेल वो कम है। तो वो अगर आप यूज करेंगे आपके फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए तो वो एक अच्छा सोर्स रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको उसका फिश का स्मेल पसंद नहीं है, यानी कम होना चाहिए, तो हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो यूज करते हैं वो ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स है जो उनका फिश का स्मेल कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे पोटैटो का सब्जी जब बनाते हैं तो वैसे ही पोटैटो को थोड़ा सा स्मेल और टेस्ट उसका अलग सा नहीं है, जो जिसमें हम डाल देंगे वो उसका स्मेल ले लेता है, वैसे ही वो फिश का जो फ्लेश है वो उसी प्रकार का है। तो आप अगर प्रोडक्ट बनाने हैं तो तिलापिया और पंगेशियस का आप मटेरियल यूज करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट आपको ज्यादा मिल सकता है। लेमन ग्रास का ऑयल डाल सकते हैं सर क्या? किसका? लेमन ग्रास, लेमन लीव नहीं, अगर वो लेमन ग्रास का ऑयल या लेमन ग्रास के लीव्स। धनिया नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सर वो पूछना चाह रहे हैं जो चाय पत्ती होती है, चाह पात बोलते हैं, क्या वो हम यूज कर सकते हैं? उससे कड़वाहट ज्यादा आती है, प्रिजर्वेशन तो होता है उससे पर कड़वाहट ज्यादा आती है। ले लेमन ग्रास डाल सकते हैं ना, लेमन ग्रास जो होता है ना सर, हाँ बहुत लेमन ग्रास जिसके पत्ते बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, धान के पत्ते की तरह, पैडी पत्ते जैसा लंबा लंबा जो होता है, वो मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया है, यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो भी काफी कर सकते हो उससे। मैंने ट्राई नहीं अभी तक किया है, पर आप यूज कर सकते हैं। आई विल ट्राई इट, इट विल बी अ न्यू रिसर्च दिस वन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें अगर हम विलेज एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कर रहे हैं तो उनको गाइडलाइंस अगर देने हो हाइजीन के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाइजीन के बारे में अगर कहना है तो उसके लिए गाइडलाइंस ऐसे है कि जो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं तो उसके लिए एक चार्ट आउट प्लान रहता है कि जो रॉ मटेरियल इनटेक है या रॉ मटेरियल कैसे प्रोसेस हो, अगर वो आप ठीक से स्टडी कर ले तो उसमें आप कर सकते हो उससे हिसाब से। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल आपका आ रहा है तो उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो 6 डिग्री सेल्सियस रहना बहुत जरूरी है। अगर बिलो 6 डिग्री सेल्सियस फिश का फ्लेश का और जो रॉ मटेरियल आया है उसका अगर टेम्परेचर बिलो 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा
तो उससे क्या होता है, जो अंदर की जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है वो कम होती है, वो हॉल्ट करने में, उसको रोकने में ज्यादातर उसका यूज हो सकता है। तो दूसरी बात ये रहती है कि जब मटेरियल इनटेक रहता है तो उसका गट पार्ट जो है वो अच्छे से क्लीन करके उसको बिलो 6 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी से अगर हम वॉश करें और इमीडिएट उसको फ्रीजिंग करें तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है उसमें। और तीसरी बात, अगर आपको फिश का कटिंग करना है तो और प्रोसेस करना है तो प्री प्रोसेसिंग एरिया और प्रोसेसिंग एरिया, यानी कि जो मटेरियल इनटेक हो रहा है, आप गटिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हैं, तो वो पार्ट जो है वो अलग होना चाहिए और वो मॉस्किटो या फ्लाइज के दायरे के बाहर होना चाहिए। कोई भी फ्लाई उसके अंदर आना नहीं चाहिए। इसी हिसाब से अगर आप प्रोसेसिंग एरिया और बाय प्रोसेसिंग एरिया बाइफरकेट करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप रहेगी जो आपको मटेरियल हाइजीन मेंटेन करने में ज्यादा यूज कर सकते हैं या आपको इम्पोर्टेंस उसको देना चाहिए। उसके बाद में प्रोसेसिंग एरिया जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तब प्रोसेसिंग के लिए जो वाटर हम यूज करते हैं वो ज्यादा हार्ड होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रोसेस करते हैं उसके लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे, यानी कोई प्रोडक्ट बनाने वो हाई क्वालिटी की अगर यूज करेंगे तो चांसेस है ज्यादातर कि ये प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप हो और उसमें टेस्ट जो है वो ज्यादातर एनहांस हो। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। होप आपने क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर मैंने दिया है। यस सर, यहाँ पे चैट बॉक्स में शायद सर लिख रहे हैं कि कांट वी ऐड सोडियम बेंजोएट एज अ प्रिजर्वेटिव इन फिश वड़ा फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन। नो नो, एक्चुअली इसमें क्या है, जो ओनियन हमने डाला है या ऐसे मसाले डाले हैं या जो यानी सोडियम बेंजोएट क्या करता है कि जो मटेरियल है उसको उसका जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम करके प्रोसेस को हॉल्ट करके, डिग्रेडेशन प्रोसेस को हॉल्ट करके उसका ड्यूरेशन बढ़ाता है। ठीक है, पर उसमें जो टेस्ट है ना वो एक्चुअल में जो मसाले है वो मटेरियल के बीच के अंदर एम्बेड होके उसमें वो मैरिनेशन का प्रोसेस एनहांस करता है। ठीक है, तो जो हम वड़ा बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो टेस्ट जो है ना वो ऑलरेडी आ रही है, हम उसको एनहांस कर रहे हैं, पर उसके अंदर पोटैटो भी यूज कर रहे हैं। अभी पोटैटो का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एब्जॉर्ब करता है, जो फ्लेवर है ना वो एब्जॉर्ब करता है। अगर हम उसको सोडियम बेंजोएट उसमें ऐड करेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव तो उससे क्या होगा, जो पोटैटो है ना वो सोडियम बेंजोएट को ज्यादा से ज्यादा ऐड कर लेगा, उसके बॉडी में सक कर लेगा और जो उसका टेस्ट है ना वो बिगड़ जाएगा और कड़वाहट में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए हम वो यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, उसमें ओनियन है ना वो पानी छोड़ देता है, एक सम ड्यूरेशन के बाद वाटर लीकेज करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम ड्यूरेबिलिटी करने के लिए उस पे हम वो नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपको उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना है तो उसको 140 डिग्री में उसको आप फ्रोजन कर लेंगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी है वो हफ्ते भर के लिए बढ़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि बर्गर वगैरह खाते हैं उसके अंदर जो टिकिया रहती है उसमें भी वो पोटैटो यूज किया जाता है और उसमें जो प्रिजर्वेटिव है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव डालते हैं और शुगर वगैरह उसमें डाला जाता है और उसको 140 डिग्री को प्रिजर्व किया जाता है, यानी 140 डिग्री को -140 डिग्री को उसको फ्रोजन किया जाता है। तो -140 डिग्री में उसका जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह हॉल्ट हो जाता है। तो वो हम हफ्ते या 15 डेज तक उसका ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सोडियम बेंजोएट जो है वो हम वड़ा का जो फीलिंग है उसमें नहीं यूज कर सकते। हेलो हाँ सर जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हेलो। हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। इस बार प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बच्चे और उसके बारे में उसका क्वालिफिकेशन क्या है और उसे सर्वेंट सर्विस के लिए क्या करना चाहिए? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। ट्रेनिंग अभी बाय फिश प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बच्चे। हाँ हाँ, उसको ट्रेनिंग लेना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है होना चाहिए और बाद में ट्रेनिंग होने के बाद उससे जॉब मिल सकता है क्या? हाँ ऐसा है इसमें कि हम ट्रेनिंग उसको हम देते हैं। अभी हमारा महामत्स्य अभियान भी चल रहा है
डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज महाराष्ट्र स्टेट से तरफ से, तो उसके अंदर हम ले रहे हैं ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी ये है कि एटलीस्ट वो कुक करना जानता हो, कि अगर क्या करना है कैसे करना है वो हमने बता दिया उनको, तो हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। पर जैसे कि हमने अभी पालघर में जवाहर में अभी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, फिर मुलुंड में भी लिया था। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, तो उन्होंने अच्छे से ग्रास्प करके घर में भी वो प्रोडक्ट बना के हमें फोटोग्राफ भी भेजे थे कि हमने अच्छे तरह से वो किया है करके। तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी ऐसी नहीं है, पर हम वो सिखा सकते हैं। हमें सिर्फ आपकी तरफ से एक लेटर चाहिए और थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है, बेसिक अरेंजमेंट है, वो आप करें तो हम वहाँ पे आके आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। थैंक यू सर। कोई और कुछ सवाल पूछना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही दिलचस्प सेशन रहा। और अब जैसा कि हमारे पास सीमित समय है, मुझे इस सत्र को अंत में लाना होगा। और जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता निखिल नागोडकर सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के सत्र में शामिल होने के लिए भी सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जाने से पहले अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम आपका फोटो ले सके। जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मत्स्य पालन पर आधारित मुफ्त सामग्री के बहुत सारे वीडियो है। सर का सेशन अगर फिर से देखना चाहेंगे तो भी वो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे एक्वाटॉक में और एक सेशन के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।